गुड मॉर्निंग बेटा। हम कर रहे थे 11th क्लास वेक्टर एडिशन। ठीक है, हमने 11th क्लास में वेक्टर एडिशन शुरू कर रखा है और उसमें हम एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कर चुके थे। आज उसी को प्रोसीड करते हैं आगे। नेक्स्ट हम करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत इजी है। जिस बच्चे को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है ना, उसको डेफिनेटली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता ही है। ठीक है, उसको जस्ट एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, कहाँ ट्रायंगल लॉ लगाते हैं और कहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। हमने ये कहा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जब दो फैक्टर्स सेम ऑर्डर में लाई करते हैं, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट करते हैं टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर दो फैक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को, कंप्लीटली रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कि मैडम इसमें और उसमें डिफरेंस क्या हुआ। डिफरेंस ये हुआ, यहाँ पे दोनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में थे। अगर दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पे लाई करते हों, कॉमन पॉइंट से निकलते हों, इस तरह से, ये सेम ऑर्डर में तो नहीं है ना। इनको हम ऐड कैसे करें, इनको ऐड करने के लिए हम यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ़ टू फैक्टर्स lying in same order then triangle law, if two vectors lying on same point then parallelogram law। ठीक है, if two vectors can be represented the sides of पैरेललोग्राम एंड कह सकते हो कैन बी रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट करते हूँ एंड कंप्लीटली ध्यान रखना है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस दोनों को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, एंड ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट किसी कॉमन पॉइंट से आपने उनको ड्रॉ किया हुआ हो, एक ही पॉइंट से, सेम ऑर्डर है तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और अगर कॉमन पॉइंट है, सेम पॉइंट है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद है कैसे हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस निकालें। अगर ऐसा है तो दोनों वेक्टर्स की हेल्प से हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, और हमने ज्योमेट्री में 10th क्लास में कंस्ट्रक्शंस की हुई हैं तो हमें ड्रॉ भी करनी आती है। क्या करेंगे, हम वेक्टर बी का इक्वल वेक्टर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, कर लिया। इसी तरह से हम वेक्टर ए का पैरेलल वेक्टर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम आपके पास बन गई। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल आपको देगा रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर, क्लियर है। अब क्रेम नहीं करना, ध्यान से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये वही एक ट्रायंगल नहीं बन गई जिसकी दो साइड सेम ऑर्डर में हैं, थर्ड क्लोजिंग साइड है वो अपोजिट ऑर्डर में है, जो हमें क्या दे रही है, रिजल्टेंट दे रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रिजल्टेंट निकालना है,
और रिजल्टेंट हमें कहाँ से मिलता है, डायगोनल से मिलता है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम। और यही डायगोनल आपका क्लोजिंग साइड भी है एक ट्रायंगल की। बी वेक्टर आपको रिक्वायर्ड था वो आपको यहाँ मिला हुआ है, ए वेक्टर आपको रिक्वायर्ड था वो आपको यहाँ पे मिला हुआ है। अब ध्यान से देखो, वेक्टर ए एंड कंस्ट्रक्टेड वेक्टर बी एंड दैट इज डायगोनल, जो हमने यहाँ पे अलग से निकाल दिया, आर ये रिजल्टेंट, ये पैरेललोग्राम का हाफ पोर्शन है। तो क्या आप यहाँ पे ट्रायंगल रूल लगा के आर की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते हो, पीछे निकाली हमने जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक, और वहाँ पे हमारे पास आर आया था, एक वेक्टर ए एंड बी, आर की वैल्यू आई थी। डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, वही है, ध्यान रखना है बस। अगर दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में लाई कर रहे हैं तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट आएगा। अगर दो वेक्टर्स सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं तो उन्हीं दोनों वेक्टर्स की हेल्प से आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, दोनों साइड्स की पैरेलल साइड आपको ड्रॉ करनी है, इक्वल वेक्टर्स आपको ड्रॉ करने हैं। इक्वल वेक्टर ड्रॉ होने के बाद आपको दो अलग अलग ट्रायंगल्स मिलेंगे। ठीक है, दोनों ही ट्रायंगल्स का कॉमन डायगोनल होगा, और वो जो डायगोनल है अगर उनको इस तरह से अलग अलग खोलोगे तो वो क्लोजिंग साइड होगी किसी ट्रायंगल की, जो रिमेनिंग वेक्टर्स की ऑपोजिट ऑर्डर में होगी, जो हमने कल पढ़ी थी। तो यहाँ से ध्यान होगा, तो मैं आर की वैल्यू आई थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा अंडर रूट, ये वही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक हमने कल भी किया था और यहाँ पे हमने आज भी कर लिया। इसके आगे कुछ स्पेशल केसेस करते हैं। फर्स्ट है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो तो रिजल्टेंट क्या होगा। पैरेलल होने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। पैरेलल तो ऐसे होते हैं ना, और इन दोनों के बीच में थीटा कितना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है, 1, तो आर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कॉस 0 1 2ab अंडर रूट। ये फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। दोनों वेक्टर्स को अगर पैरेलल हैं, दोनों के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे। ठीक है, सेकेंड केस है, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों वेक्टर्स आपके क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब है आपके पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, ए एंड बी। एंगल कितना है दोनों के बीच में, परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं ए एंड बी, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो कॉस ऑफ 90 कितना हो जाएगा, 0। आर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 90 0, 2ab कॉस थीटा वाले टर्म 0 अंडर रूट। ये आ जाएगा आपके पास जब दो वेक्टर्स आपके कैसे लाई करेंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, ये तो था आपके पास जब दो वेक्टर्स दे रखे हों तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी, पैरेलल या एंटी पैरेलल मिल रहे हैं या परपेंडिकुलर मिल रहे हैं। तो स्पेशल केसेस में आ गया तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो सेम ऑर्डर में लाई कर रहे होंगे तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दोगे, या सेम पॉइंट पे लाई कर रहे होंगे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दोगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है जब आपको वेक्टर्स दो से ज़्यादा दे रखे हों, जब ट्रायंगल नहीं बनती हो, जब पैरेललोग्राम नहीं बनता हो, फिर आप वेक्टर्स को ऐड कैसे करोगे। ठीक है, उसको हम लेते हैं फिर पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में। पॉली का मतलब समझते हो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन।
पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉली का मतलब होता है दो से ज़्यादा, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स, जब आपको नंबर ऑफ वेक्टर्स दे रखे हो तो वहाँ पे आप लगाओगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे लगाओगे? मान लो आपको वेक्टर्स दे रखे हैं, वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर आपको दिया हुआ है इस तरह से वेक्टर बी, तीसरा वेक्टर आपको दे रखा है इस तरह से वेक्टर सी, एंड चौथा वेक्टर आपको दिया हुआ है वेक्टर डी, ठीक है। इसी तरह से ई एफ जी नंबर ऑफ वेक्टर आपको दे रखे हैं। तो आप क्या करोगे? अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स आपको दे रखे हैं और वो वेक्टर्स किसी भी एक पॉलीगन की साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन सेम ऑर्डर, तो हमारे पास फर्स्ट टास्क ये है, अगर इस तरह के वेक्टर्स आपको दे रखे हैं जो सेम पॉइंट पे लाई नहीं करते, इंडिविजुअल हैं, तो उन सबको सेम ऑर्डर में ड्रॉ करो। फर्स्ट वेक्टर को उठाया, दैट इज ए, सेम ऑर्डर में हमें ड्रॉ करना आता है, फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल, कंसाइड करवा दो, दैट इज बी है। इसी तरह से थर्ड वेक्टर हमने उठाया, दैट इज सी। इसी तरह से हमने फोर्थ वेक्टर उठाया, दैट इज डी। क्लियर है? अब पॉलीगन कंप्लीट नहीं हुई है, क्लोजिंग साइड कौन सी होती है? जो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, देन क्लोजिंग साइड गिव द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। क्लियर है? ध्यान रखना है, अगर आपको नंबर ऑफ वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी डी, सारे वेक्टर्स उठा के सेम ऑर्डर में ड्रॉ करो, एंड रिमेनिंग जो ओपनिंग बच जाती है उससे आप एक रिजल्टेंट ड्रॉ करोगे जिसको हम क्लोजिंग साइड बोलते हैं, जो फर्स्ट वेक्टर के टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से कंसाइड करती है। बाकी जितने वेक्टर्स हैं सबके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो किसको रिप्रेजेंट करती है? रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हमें रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालें? एक तो सीधा सा तरीका, अगर ऐसे कोई पॉलीगन दे रखी है तो सारे के सारे जितने भी वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं सबको डायरेक्ट ऐड कर दो, ए बी एंड सी, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई एंगल इशू नहीं ले रखा है, तो एक वेक्टर और बच गया, वेक्टर डी, ठीक है। फिर कई बार कहते हैं बच्चे मैडम कैसे आया? यहाँ देखो, यहाँ पे आप नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बिल्टअप कर सकते हो। हमने ए और बी को किसी ट्रायंगल की दो साइड्स मान के एक रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये रिजल्टेंट देखो, ये ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स हैं और ये रिजल्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट तो हमारे पास यही तो आया था, R1 मान लो इसको फर्स्ट का रिजल्टेंट, ठीक है। इसी तरह से एक डायगोनल हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। इस R1 और C दोनों देखो सेम ऑर्डर में है, R1 और C सेम ऑर्डर में है, इनकी क्लोजिंग साइड कौन सी है? ये वाली है, दैट इज R2, ठीक है। R1 की वैल्यू कितनी आई है तुम्हारे पास? R1 इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। R2 की वैल्यू कितनी आई है? इज इक्वल टू R1 प्लस वेक्टर C, ठीक है। इसी तरह से R की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? R2 वेक्टर प्लस D, राइट। R1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। R1 की वैल्यू कितनी थी? A प्लस B। इसी तरह से R2 की वैल्यू कितनी है? वेक्टर A प्लस B प्लस C प्लस D। तो फाइनली आपके पास रिजल्टेंट वही आ गया, वेक्टर A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है। ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया। यही तो मैंने बताया था तुम्हें कि डायरेक्ट ऐड कर दो, रिजल्टेंट तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट ऑफ सॉल्व हो गए हैं। आपको पता चल गया दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो एडिशन क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एडिशन क्या होगा, सेम ऑर्डर में है तो क्या होगा, और अगर सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं तो एडिशन क्या होगा, और अगर वेक्टर दो से ज़्यादा हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ वेक्टर एडिशन की, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, एक मैं करवा देती हूँ, नेक्स्ट तुम कर लेना, ठीक है। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर
एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है। सेकंड है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, इज एसोसिएटिव। ठीक है, इन दो में से फर्स्ट करते हैं कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर आपने वेक्टर ए में बी को ऐड किया है तो वो इक्वल होगा, चाहे आप वेक्टर बी को ए में ऐड करो। ठीक है, ध्यान रखना ये एडिशन में एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कोई ये कहे ना कि ए में बी को जोड़ेंगे या बी में ए को जोड़ेंगे तो एक ही बात है, नहीं, ये सिर्फ एडिशन में एप्लीकेबल होता है। वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सब्सट्रैक्शन जब हम करते हैं तो a प्लस बी और b प्लस ए करने का मतलब हमने वेक्टर्स का ऑर्डर चेंज किया है। ठीक है, सब्सट्रैक्शन जब हम करेंगे तो ये वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। इसी तरह से एसोसिएटिव का मीनिंग होता है अगर आपके पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो क्या करेंगे, मान लो आपने फर्स्ट टू वेक्टर्स को ऐड कर दिया, वेक्टर a प्लस बी, दोनों का रिजल्टेंट आ गया, उसके रिजल्टेंट में आपने थर्ड वेक्टर ऐड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट टू का रिजल्टेंट ऐड किया है थर्ड में, इक्वल होता है फर्स्ट वेक्टर प्लस रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी। क्लियर है, a प्लस बी को ऐड करके उसमें c ऐड करो या b प्लस c ऐड करके उसमें a ऐड करो, वो सेम आता है। और ये ध्यान रखना, ये मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं ये एडिशन में एप्लीकेबल होती हैं, हर जगह पे नहीं होंगी, मल्टीप्लिकेशन में, सब्सट्रैक्शन में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हम करते हैं फर्स्ट प्रूफ, वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। कैसे पता चला हमें वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता। मान लो फर्स्ट को हम प्रूव करते हैं, प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, दो वेक्टर्स हमारे पास लाई कर रहे हैं सेम पॉइंट पे, लाइक दिस। ओ पे लाई कर रहे हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो हमें ये पता है हम इनके क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। ये कंस्ट्रक्टेड वेक्टर है बी और ये कंस्ट्रक्टेड वेक्टर होगा आपका यहाँ पे ए, एंड ये वाला जो रिजल्टेंट है ये आपको क्या देगा, डायगोनल है वो आपको क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं, दैट इज पी एस एंड क्यू। आर हम ऑलरेडी रिजल्टेंट को मान रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ए और बी को जब हमने कंस्ट्रक्ट करके पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ओ एस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। आ रहा है, ओ एस वेक्टर मीन्स ये आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्लियर है, इस तरह से कह सकते हो ओ पी प्लस पी एस इज इक्वल टू ओ एस। ओ पी प्लस पी एस, ओ पी प्लस पी एस इज इक्वल टू ओ एस। क्लियर है। दूसरा ये कह सकते हो ओ पी प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। ओ पी प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस। कैसे आया? क्योंकि पी एस की जो वैल्यू है वही वैल्यू तो ओ क्यू की है, तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू रखी थी पी एस की उसको हमने क्या रख दिया, ओ क्यू रख दिया, क्योंकि ओ पी एस है दैट इज़ वेक्टर बी एंड ओ क्यू है वो भी क्या है, वेक्टर बी है। क्लियर है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। उसके बाद क्यू एस इज इक्वल टू ओ पी इज इक्वल टू वेक्टर ए। सिमिलरली सेकेंड ट्रायंगल में जब जाओगे तो ओ क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू ओ एस। एक चीज़ ध्यान रखना है, भूल गए हैं हम लगाना, वेक्टर्स कर रहे हैं, वेक्टर लगाना मत भूलना, बहुत ज़रूरी है वेक्टर लगाना। ठीक है, ओ क्यू प्लस क्यू एस इज इक्वल टू ओ एस, क्योंकि ये दोनों वेक्टर भी तो क्या है, सेम ऑर्डर में है।
और इन्हीं को आप लिख सकते हो बी ओ क्यू क्या है वेक्टर बी, क्यू एस क्या है वेक्टर ए इज इक्वल टू ओ एस। ठीक है, अब ध्यान से देखो ओ एस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। यही प्रूव नहीं करना था क्या? दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। क्लियर है? यहाँ तक आपको करना है, एसोसिएटिव पढ़ के देखना है, इसके बाद हम करेंगे कल इनकी एप्लीकेशंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही।